हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग का मैं आलोक कुमार आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में लेंस के बारे में पढ़ा था और लेंस के विभिन्न भागों का चर्चा करते हुए उनके सभी भागों का परिभाषा मैंने लिखा था। तो बच्चों, एक बात आज आप लोग से मुझे शेयर करना है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो है इनसे पुराने वीडियो जितना भी है उन्हें आप लोग देखने का प्रयास करें, क्योंकि बीच में या आधा अधूरा वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट जो है जो होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाएगा आपके अंदर। तो इसीलिए जो है इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और पिछले जो भी तरह की वीडियो हैं जिसमें जो भी तरह की आप लोगों को बाधा उत्पन्न हो रही है उसे मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे मैं उसे पूर्णतः समस्या का समाधान करके आप लोग के पास पुनः समक्ष है ना प्रस्तुत कर सकूं, रख सकूं। और बच्चों, आप लोगों के साथ एक परेशानी और आता होगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों को जो काफ़ी परेशानी उत्पन्न कर रहा होगा। कोई बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे स्पष्ट रूप से सर दिखाई नहीं देता है। तो आपके मोबाइल में एक फंक्शन है, वीडियो क्वालिटी का रेट को आप लोग पहले बढ़ाइए और बढ़े हुए रेट से जो है उसको देखने का प्रयास करिए, वो स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई देगा। मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने जो है ब्लैक बोर्ड में है ना वाइट बोर्ड में मैं इसे लाने का प्रयास करूँगा। अभी मेरे पास साधन की पर्याप्त कमी है जिसके वजह से, लेकिन बच्चों इसी तरह आगे आप लोग बढ़ते रहिए। मैं हर एक पॉइंट्स को जो है आप लोगों के साथ क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बच्चों, मुझे मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों, वो आप लोग से ही मिलेगा मुझे। ये मोटिवेशन जो है आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा करिए या मेरे वीडियो को लाइक करके करिए या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके करिए। मुझे मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो मोटिवेशन देने के लिए मैं आप लोग से मैं कहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन दीजिए और इस लेसन से संबंधित जितनी भी तरह की बातें हैं और आप लोग के 10th क्लास में पूछे जाने वाले जितने भी तरह की बातें हैं मैं सबको मेंशन करूँगा, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के तरह के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो CBSE हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, चाहे वो जैक में पढ़ते हों, चाहे या बिहार बोर्ड के हों, सब से संबंधित जो है मैं समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। और परीक्षा के समय में जो है मैं आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो है इसमें ज़रूर अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को फिजिक्स यहाँ तक कि मैथ भी जो है आप लोगों का मैं कवर कर लूँगा, है कि नहीं। उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा उससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग हर तरह के प्रश्न को आसानी से साबित करेंगे, बशर्ते आप लोगों को अच्छा तरह से इस वीडियो को देखना होगा बच्चों और इसे समझना होगा और एक सही मापदंड जो है आप लोगों को निर्धारित करना होगा कि मुझे पढ़ना किस प्रकार है, मुझे समझना किस प्रकार है, मुझे नोट्स किस प्रकार बनाना है और मुझे कहाँ दिक्कतें आ रही है, इसका आप लोगों को आत्मचिंतन करना होगा बच्चों। कहीं भी कोई भी टॉपिक्स जो है हमारे इस चैनल से आप लोगों को छूटेगा नहीं। यहाँ तक कि जो जैक में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अपने सिलेबस से कहीं ज़्यादा जो है उन्हें जानकारी मिलेगा, क्योंकि मैं इस कोर्स को सभी तरह के कोर्सों के लिए लागू कर रहा हूँ, चाहे वो CBSE के लिए हों, चाहे वो जैक के लिए हों, चाहे वो बिहार बोर्ड या फिर अदर कोई स्टेट बोर्ड के लिए है। हर तरह के बोर्ड के लिए मैं जो है इसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। मोटिवेशन मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन जो है बच्चे मेरे वीडियो को इंटरेस्ट ले रहे हैं और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, लाइक भी आ रहा है और कमेंट भी आ रहा है, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला है। तो इन्हीं उद्देश्य के साथ जो है इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और क्लास को चालू करने का प्रयास करता हूं बच्चों। इसे ध्यान से आप लोग देखिए, यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, लेंस को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को बहुत तरह की बातें इसमें बताई थी कि लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, इनके विभिन्न भाग के बारे में मैं बताया था कि इसका पहला भाग प्रकाशी केंद्र होता है, दूसरा भाग मुख्य फोकस होता है, तीसरा भाग वक्रता केंद्र होता है ना। तो इन सब का परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखा दिया था। तो चलिए, आज क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जानेंगे कि लेंस की दूरियां कौन कौन सी होती है। लेंस की दूरियां क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेंस की दूरियां
सबसे पहला दूरी जो होता है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग फोकल लेंथ भी कहते हैं, फोकस दूरी भी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ये पहला दूरी था बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते। इसको हम लोग कैसे कहेंगे, देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R या 2F, इसे R या 2F से सूचित किया जाता है, 2F से सूचित किया जाता है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की, है ना, दोगुनी होती है, आप लोग जानते हैं। या फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसीलिए हम लोग वक्रता त्रिज्या को 2F से हम लोग सूचित करते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी तरह की दूरियों को हम लोग देखेंगे। इसमें एक दूरियां आती है ना, वस्तु दूरी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी या वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। इसे U से, स्मॉल u से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल u से सूचित किया जाता है, स्मॉल u से सूचित किया जाता है। इसी तरह बच्चों प्रतिबिंब दूरी भी होती है। तो प्रतिबिंब दूरी किसको कहते हैं, देखते हैं बच्चों यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, जिसको हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, इमेज डिस्टेंस हम लोग कहते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, तो देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है।
तो इस प्रकार की दूरियां होती है बच्चों। इसमें एक और इसमें डेफिनेशन आता है बच्चों कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोग कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, देखिए कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है बच्चों। उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि लेंस में जो होती है, लेंस में दो मुख्य फोकस होता है बच्चों। लेंस में दो मुख्य फोकस हम लोग होता है, और लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। आप लोगों को मैंने कल बता ही दिया था कि यदि ये उत्तल लेंस है ना, तो इसमें ये इसका मुख्य फोकस होगा। तो यहाँ पर एक एफ यहाँ पर होता है, एक एफ यहाँ पर होगा, एक सी यहाँ पर होता है, एक सी यहाँ पर होता है, तो है ना। तो जिसको हम लोगों को एक को पहला फोकस कहते हैं, दूसरा को दूसरा फोकस कहते हैं। इसको पहला वक्रता केंद्र कहेंगे, इसको हम लोग दूसरा वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो होती है, कुछ बातें जो होती है इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसी प्रकार जो होता है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। चलिए हम लोग देखेंगे। एक बातें हैं यहाँ पर बच्चों, थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें भी चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन रूल भी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन रूल कहते हैं। साइन कन्वेंशन है कि नहीं, साइन कन्वेंशन रूल इसको हम लोग कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी का नियम किसको कहते हैं, मैं बारी बारी करके इसको मैं लिखता हूँ। चिन्ह परिपाटी का नियम किसको कहते हैं, देखिए पहला नियम होता है कि लेंस की जो सभी दूरियां होती है बच्चों, लेंस की सभी दूरियां उसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियां उसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। उसके बाद होता है बच्चों, दूसरा नंबर में होता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी, आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी, है ना। आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक, तथा इसके विपरीत दिशा में ली गई दूरी, तथा इसके विपरीत दिशा में ली गई दूरी, इसके विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये दो जो था वो चिन्ह परिपाटी का नियम है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है कि लेंस की सभी दूरियां उसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। इसमें जितनी भी तरह की दूरियां होगी मैं सब उसको प्रकाशिक केंद्र से मापूंगा, और आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक होगी, और आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत जितनी भी तरह की दूरियां को मैं मापूंगा वो सब ऋणात्मक होता है बच्चों। तो एक और इसमें नियम है, तो उसको मैं देखूंगा उसका नियम क्या है। तो उसका नियम
देखिए क्या होता है, हम पहले इसको हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक कैसे होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मान लेते हैं बच्चों की प्रकाश की दिशा इधर से आ रही है, ये आपतित प्रकाश की दिशा है बच्चों। ये आपतित प्रकाश की दिशा है, मतलब आने वाली लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा है। ये आपतित प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश की दिशा है। और यदि इसी दिशा में मैं दूरी को मापता हूँ, ये दूरी को मैं माप रहा हूँ, चाहे वो f की दूरी हो, है कि नहीं, चाहे वो c की दूरी हो, कोई भी दूरी होगा तो वो सब पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। मैंने इसी दिशा में यदि मापूंगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत दिशा में यदि मैं उल्टी दिशा में यदि दूरी को मापता हूँ बच्चों इस प्रकार, तो ये नेगेटिव होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप इस दिशा में सभी दूरी को मापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और ठीक उसके विपरीत दिशा में दूरी को मापेंगे तो वो नेगेटिव होगा बच्चों। तो इसमें तीसरा नियम जो होता है बच्चों, देखिए ये होता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई सभी दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई सभी दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक, तथा इसके नीचे ली गई दूरी ऋणात्मक होती है, तथा इसके नीचे ली गई दूरी ऋणात्मक होती है ना, ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये चीज़ हो गया। तो हम लोग बारी बारी देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस को लेंगे, एक उत्तल लेंस को लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है बच्चों, है कि नहीं, अपर्चर है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर एक फोकस है, यहाँ पर एक इसका वक्रता केंद्र है, ये दूसरा फोकस है, और ये दूसरा वक्रता केंद्र है बच्चों। तो यहाँ पर हम कहीं भी एक ऑब्जेक्ट को पहले मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, है कि नहीं, वस्तु है। इससे प्रकाश की किरणें देखिए आप चल रही है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला है ना, इसमें नोटिस करना है ये बात का कि प्रकाश किधर से चल रही है। तो प्रकाश इधर से चल रही है बच्चों, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, बायां से दाहिना की ओर प्रकाश चल रही है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है बच्चों। तो आप जान रहे हैं ये कहाँ से होकर के गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी, इस प्रकार होकर के गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है उसके फोकस, है ना, प्रकाशी केंद्र से होकर के गुजरेगी, इस प्रकार होकर के गुजरेगी। देखिए आप इस प्रकार यहाँ पर गुजरती है, और दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, इस बिंदु पर काट करके इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनाएगी, है ना। तो इसमें हम दूरी के बारे में बात करते हैं बच्चों। पहले देखिए हम मान लेते हैं कि ये ए बी आपका एक वस्तु है, और यहाँ पर ये बी डैश और ए डैश उसका प्रतिबिंब है बच्चों। तो यहाँ पर फोकस पहले देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशी केंद्र ओ है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे कि फोकस दूरी, तो ये मेरा फोकस दूरी होगा ना, ये फोकस है मेरा, तो ओ एफ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी दूरी को प्रकाशी केंद्र से मापी जाती है। तो यहाँ हो गया ओ एफ। तो आप देख पा रहे हैं कि ओ एफ क्या होगा, ये हो गया मेरा फोकस दूरी। तो बताइए अब हम ओ एफ किसकी दिशा में माने हैं। ओ एफ मैंने प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा में ओ एफ, प्रकाश इधर जा रहा है और मैं दूरी को भी इधर माप रहा हूँ, नहीं। तो ये दूरी मापेंगे तो ये कौन सा दूरी हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस एफ होगा बच्चों, ये प्लस एफ हो गया। उसी प्रकार यदि मैं वक्रता त्रिज्या को भी मापता हूँ बच्चों, तो ये मेरा ओ सी होता है। आप देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या ओ सी होगा, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या है ये बच्चों। तो ओ सी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आर हो जाएगा, ये प्लस आर होगा, नहीं। और यहाँ पर यदि मैं वस्तु दूरी को मापूंगा तो ये वस्तु है मेरा, आप देख पा रहे हैं कि ए बी मेरा एक वस्तु है, तो वस्तु को उल्टी दिशा में माप रहा हूँ, ओ बी ये वस्तु दूरी हो गया। ये कौन सा दूरी हो गया, ये वस्तु दूरी हो गया। तो उल्टी आपतित प्रकाश की दिशा इधर है और वस्तु दूरी को मैं इधर माप रहा हूँ, इसीलिए माइनस यू होगा। प्रतिबिंब देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि बी डैश ए डैश बन रहा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो ये वस्तु दूरी, यदि प्रतिबिंब दूरी को मैं मापता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, ओ बी डैश, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। आप देख पा रहे हैं आपतित प्रकाश की दिशा में है, ये कौन सा दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया।
तो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, ये भी प्लस, ये मेरा भी होगा। तो इस प्रकार जो होगा उत्तल लेंस के लिए मैं चिन्ह परिपाटी का उपयोग करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। अवतल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम, अवतल लेंस के लिए, तो पहले एक अवतल लेंस को पहले मैं बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रकार अवतल लेंस को बनाता हूँ। ये इसका द्वारक है, ये इसका द्वारक है और ये इसका मुख्य अक्ष है बच्चों, है ना। तो ये इसका एक फोकस होगा, ये इसका एक वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर भी फोकस होगा, यहाँ पर भी एक वक्रता केंद्र होगा, और कहीं पर भी एक आप एक वस्तु को आप इमेजिन कर लीजिए कि ये एक वस्तु है, जो कि मैं काफ़ी बड़ा बना दिया। मान लेता हूँ कि ये एक मेरा वस्तु है ना। तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेगी और दर्पण के द्वारक तक पहुँचती है, और ये क्या हो जाती है, ये क्या हो जाता है बच्चों, है ना, ये इधर मुख्य अक्ष की ओर नहीं मुड़ करके मुख्य अक्ष से दूर चले जाती है ना। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार इस प्रकाश की किरणों को जब मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो ये मुझे ऐप से होकर के आती हुई प्रतीत होती है बच्चों। और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो यहाँ से होकर प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरता है। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगा इस प्रकार की किरणें। देखिए, तो आपको प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी मैंने बताया था कि प्रकाशिक केंद्र जो होता है लेंस का वैसा भाग या वैसा बिंदु होता है जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों किरणों को वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और प्रतिबिंब काफी छोटा बनाता है, ये यहाँ पर बनता है। तो यदि मैं ए बी इसको कहता हूँ और इसको ए डैश बी डैश कहता हूँ, तो चलिए अब इसमें हम लोग सभी दूरी को देखेंगे कि सभी दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी के बारे में बात करते हैं। ये मेरा प्रकाशिक केंद्र O है, तो हम लोग फोकस दूरी को कहेंगे ओ एफ हो गया। आप देख पा रहे हैं कि फोकस दूरी को प्रकाश की आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत माप रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये ओ एफ मेरा फोकस दूरी है। मैं लिख देता हूँ ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है। तो ये ठीक उसके विपरीत दिशा में है, तो इसीलिए माइनस एफ हो जाएगा बच्चों। नहीं, और यहाँ पर एक अब हमको देखना होगा कि इसका वक्रता केंद्र क्या होगा। देखिए, इसकी वक्रता केंद्र इधर मापेंगे क्योंकि फोकस इधर मापा, तो वक्रता केंद्र को भी हमको इधर ही मापना पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा बच्चों, ओ सी जो है ये वक्रता केंद्र होगा, ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र भी उल्टी दिशा में माप रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा मेरा माइनस आर हो जाएगा वक्रता केंद्र या वक्रता दूरी, है कि नहीं। इसको मैं वक्रता केंद्र नहीं कह के वक्रता दूरी कहूँगा या वक्रता तिर्जिया कहता हूँ। तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ वक्रता तिर्जिया इज इक्वल टू माइनस आर होगा। अब देखते हैं अब वस्तु दूरी क्या होगा बच्चों। देख पा रहे हैं वस्तु दूरी, तो यहाँ ओ बी है वस्तु दूरी मेरा, ये ओ बी हो गया वस्तु दूरी। तो ओ बी ये आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में माप रहा हूँ, ओ बी है, तो ये वस्तु दूरी हो गया। तो वस्तु दूरी के लिए मैं क्या लूँगा, आप देख पा रहे हैं माइनस यू लेंगे, क्योंकि ये आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में माप रहा हूँ। यहाँ पर हम ओ बी डैश लेंगे, प्रतिबिंब दूरी के बारे में बात करता हूँ। तो ये प्रतिबिंब दूरी हो गया बच्चों, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी देखते हैं आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में मैं माप रहा हूँ, तो ये भी हो जाएगा माइनस भी। इसका मतलब है कि अवतल लेंस के लिए सभी दूरी ऋणात्मक होती है बच्चों। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे हमें थोड़ा सा और भी तरह की बातों को मैं जान लेता हूँ पहले क्या है इसमें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात आता है लेंस को भी हम लोग अलग अलग तरह से हम लोग जानते हैं, है ना। ये लेंस को भी यदि एक मान लेते हैं मेरे पास मोटा लेंस है, एक मोटा लेंस है और एक मेरे पास पतला लेंस है। दो प्रकार का लेंस हो गया, है कि नहीं, जिसको हम लोग थिक लेंस और थीन लेंस भी हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। एक मोटा लेंस है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये एक काफ़ी मोटा लेंस है। तो ये एक मोटा लेंस होगी, नहीं बच्चों, है ना। तो यदि आप लोग इसके बारे में यदि आप लोग पढ़ते हैं मोटा लेंस, तो मोटा लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो काफ़ी कम होती है कि नहीं। क्यों होती है बच्चों, आप लोग खुद देख सकते हैं। यदि आप लोग इसको एक कंप्लीट गोला यदि आप लोग इस प्रकार बनाते हैं, तो मोटा लेंस के लिए गोला जो होता है वो छोटा बनता है। आप लोग देख सकते हैं कॉपी में बना करके। तो यदि छोटा होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या भी छोटी होगी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस, इसलिए ये मोटा लेंस के लिए फोकस दूरी कम होता है। इसका क्या होगा, फोकस दूरी कम होगा, वो फोकस दूरी कम होगा इसका, है कि नहीं। मोटा लेंस है, ये कौन सा लेंस हो गया मेरा, मोटा लेंस है।
तो मोटा लेंस के लिए फोकस दूरी कम होती है बच्चों, मोटा लेंस के लिए फोकस दूरी कम होती है। लेकिन वहीं यदि हम लोग पतला लेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, यदि लेंस मेरे पास पतला है, इस प्रकार है, देख पा रहे हैं कि लेंस इस प्रकार है, तो इसको आप लोग एक गोला बनाने का प्रयास करिए। तो ये गोला जो होता है वो काफ़ी बड़ा गोला बनेगा। पतला लेंस के लिए जो होता है दोनों ओर की गोला वो बड़ा बनती है। आप इधर से भी बना के देखिए, तो वो दोनों गोला बड़ा बनता है बच्चों, इस प्रकार बनेगा। तो यदि वो गोला बड़ा बना है तो इससे स्पष्ट है कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या, और इसका आधा करेंगे तो फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि पतला लेंस के लिए फोकस दूरी ज़्यादा होती है, नहीं, फोकस दूरी ज़्यादा होगी बच्चों। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पतला लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और मोटे लेंस के लिए फोकस दूरी कम होती है। तो आप यदि बाज़ार में जाते हैं और लेंस खरीदते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा यदि फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता होती है तो आप लोग क्या करते हैं, लेंस को पतला खरीदते हैं। और यदि कम फोकस दूरी वाले लेंस की आवश्यकता होती है तो वो क्या होगा, वो आपका कम फोकस दूरी वाला होगा मोटे लेंस के लिए, और पतला लेंस के लिए ज़्यादा फोकस दूरी होगा बच्चों। तो इस बात को आप लोग ठीक तरह से ध्यान दीजिए और इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ये कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि लेंस की क्षमता किसको कहते हैं बच्चों, लेंस है कि नहीं, पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसको कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, है ना। इसको हम लोग पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो लेंस की क्षमता किसको कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए लेंस की क्षमता होता है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, विलोम को, उल्टा को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है, उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, है कि नहीं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, है कि नहीं। लेंस की क्षमता किसको कहते हैं हम लोग, लेंस के, उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है ना, इसे P से सूचित किया जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों, तो मान लेते हैं कि जिस लेंस का हम लोगों को क्षमता ज्ञात करना है तो उस लेंस की क्षमता P है और उसका फोकस दूरी यदि F है तो उसका एक्सप्रेशन जो है इस प्रकार लिखेंगे, P इज इक्वल टू 1/F, मतलब उल्टा होता है ये, नहीं बच्चों इस प्रकार लिखते हैं, नहीं। यदि यहाँ पर कंडीशन आता है बच्चों कि यदि उसकी फोकस दूरी यदि मीटर में है, यदि फोकस दूरी मीटर में है, नहीं, यदि फोकस दूरी किस में है बच्चों, मीटर में, नहीं, मीटर में है, मीटर में है, तो P का मात्रक क्या हो जाएगा, तो P का डायऑप्टर होता है, P का मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है। इसको हम लोग D से सूचित करते हैं, डायऑप्टर होता है। ऐसा कब होगा, जब फोकस दूरी F में होगा। यदि आप P को मीटर में माप रहे हैं, है ना, यदि आप P को मीटर में माप रहे हैं तो P का मात्रक डायऑप्टर होता है ना। तो इसको हमेशा मीटर में, पावर जब भी कैलकुलेट किया जाता है, लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का मापन, लेंस की क्षमता का मापन हमेशा मीटर में होता है, डायऑप्टर में होगा। तो डायऑप्टर यदि होगा तो उसके लिए हमको फोकस को मीटर में लेना पड़ेगा। लेंस की क्षमता का मापन हमेशा F के मीटर के लिए होनी चाहिए, F के मीटर के लिए होनी चाहिए, मीटर के लिए होनी चाहिए। यदि मीटर में F यदि मीटर में नहीं है बच्चों, यदि F मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है।
है ना, यदि मीटर में नहीं है, मान लेते हैं कि यदि फोकस आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यदि आपका फोकस यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं तो कन्वर्ट में करेंगे तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे बच्चों, वो F/100 हम लोग लिखेंगे, F/100 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो अब यहाँ पर हम लोग P का वैल्यू यदि बैठाएंगे तो P = 1/F/100 हो जाएगा बच्चों। इस 100 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो P = कितना हो जाएगा, है ना, 100/F डायप्टर। तो इस प्रकार जो है हम लोग हमेशा, है कि नहीं, इसको मीटर में हम लोग मेज़र करते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि, है ना, लेंस की क्षमता के मापन में फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लिया जाता है। यदि वो मीटर में है तो ठीक है, यदि मीटर में नहीं है तो सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने F को सेंटीमीटर में लिया था तो उसको पहले हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। नहीं तो कन्वर्ट किए तो उसको F का वैल्यू यहाँ पर बैठा तो 100 ऊपर में चले आया, तो यहाँ पर आप F का वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम कहता हूँ कि एक लेंस एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मान लेता हूँ कि एक लेंस का, मान लेते हैं कि एक लेंस का फोकस दूरी, एक लेंस का फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, आप लोग बताइए कितनी होगी। हम जानते हैं P = 1/F। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि फोकस दूरी ऑलरेडी मीटर में है, तो यहाँ पर सीधे होगा 1/2। तो 1/2 को हम लोग करेंगे तो 0.5 डायप्टर हो जाएगा। एक प्रश्न लेता हूँ मैं यहाँ कि एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। चलिए बच्चों इसको लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटीमीटर में है, तो हम लोग जानते हैं कि जब सेंटीमीटर में होता है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, P = 100/F होता है। तो ईजिली हम लोग यहाँ पे रखेंगे 100/50 रखेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, तो P = कितना हो जाएगा, 2 डायप्टर होगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस बात को जानेंगे कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, लेंस में इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है और कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, लेंस में प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार किया जाता है, लेंस में प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार किया जाता है, लेंस में प्रतिबिंब निर्माण किस तरह करेंगे। तो इसके लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। ऐसे तो कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं। आपके पास यदि कोई लेंस है तो उस लेंस में प्रकाश की किरणें दोनों तरफ से आ सकती है, चाहे बाएं तरफ से भेजिए चाहे आप दाहिने तरफ भेजिए। प्रतिबिंब को आप चाहे बाएं तरफ रखिए चाहे आप दाहिने तरफ रखिए, लेफ्ट रखिए राइट रखिए, प्रकाश की किरण लेफ्ट से आ रही है चाहे राइट से आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इमेज का फॉर्मेशन हर हाल में होना है नहीं। लेकिन यहाँ हमारे पास कागज़ है, हम लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं जो कि हम लोगों को इमेज को या ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें कागज़ में प्रतिबिंब का, कॉपी में प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए कुछ एक कंडीशन लगाता हूँ कि यहाँ मैं वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखूँगा, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है बच्चों, वस्तु को हमेशा बाएं और रखा जाता है, बाएं और रखा जाता है, वस्तु को हमेशा बाएं और रखा जाता है। दूसरी बातें हैं बच्चों इसमें कि प्रकाश की किरण अब किधर से चलेगी बच्चों, तो प्रकाश की किरण अब किधर चलेगी, बाएं से दाएं,
बाएं से दाएं और गति करती है। बाएं से दाएं और चलती है या गति करती है? गति करती है। बाएं से दाएं और गति करती है। तो ये बात को आप लोग जानिए। ये दो बातें, ये कंडीशन मैंने पहले ही रख दिया यहाँ पर कि प्रकाश की किरण हमेशा बाएं से दाईं ओर चलेगी, और दूसरी बातें होती है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ये बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। तो और भी बहुत तरह की बातें होती है कि किसी वस्तु से आने वाली जो दो प्रकाश की किरणें होती है, एक तो प्रकाश की किरणें सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और दूसरी किरणें जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी। ये फिगर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बात इतना हो गया। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा कंडीशन को और जानना है कि हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडिया कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक उत्तल लेंस है जिसका ये एक फोकस है, यहाँ पर एक वक्रता केंद्र है, यहाँ पर भी एक फोकस होगा, यहाँ पर भी एक वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यदि हम लोग वस्तु को रखते हैं तो वो अनंत हो जाता है बच्चों, है ना, वो अनंत हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है या स्थिति होता है बच्चों, अनंत को हम एक मानते हैं कि सबसे पहला, है ना, वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्थिति होता है बच्चों वो अनंत और सी के बीच में होता है। इसका मतलब यहाँ पर स्थिति होता है बच्चों, इसको हम लोग दूसरा स्थिति मान लेते हैं। इसको पहला स्थिति माना, इसको दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति बच्चों होता है वक्रता केंद्र पर ही होता है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। चौथा स्थिति होता है सी और एफ के बीच में होता है, ये चौथा स्थिति होता है। और पांचवा स्थिति पुनः एफ पर ही होगा। ये पांचवा स्थिति होती है कि वस्तु को हम लोग एफ में ही रखेंगे। और छठा स्थिति जो होती है वो एक्सेप्शन स्थिति होती है, वो एफ और ओ के बीच में होती है। इसका मतलब है कि मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, है ना। तो इस स्थिति को हम लोग अभी नेगलेक्ट करके ही चलते हैं। ये एक्सेप्शन होती है उत्तल लेंस के लिए। तो ये 5 स्थिति मेरे पास है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहली स्थिति अनंत है, दूसरा स्थिति अनंत और सी के बीच में होती है, तीसरा स्थिति सी में होती है, चौथा स्थिति सी और एफ के बीच में होती है, पांचवा स्थिति खुद एफ पर है नहीं, और छठा स्थिति जो एक्सेप्शन आता है, अपवाद में आता है, वो एफ और ओ के बीच में होता है। तो अब वस्तु को तो मैंने रख दिया, तो इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं एक टेबल यहाँ पर बना देता हूँ। वो सबसे अच्छा टेबल, आप लोग इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं इसको, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा ये बातें कि कहाँ पर आप लोग तुरंत प्रश्न को देखेंगे और आंसर तुरंत आप लोग बोल देंगे। ये नंबर आप लोग याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पर मैं वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता हूँ, ये U है, और यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये V है बच्चों। तो सबसे पहला वस्तु को 1 में रखेंगे, दूसरा स्थिति वस्तु को 2 में रखेंगे, तीसरा स्थिति वस्तु को 3 में रखेंगे, चौथा स्थिति वस्तु को 4 में रखेंगे, और पांचवा स्थिति वस्तु को 5 में रखेंगे। तो एक बात याद रखिए, वस्तु पहला, है ना, के लिए सबसे अंतिम स्थिति होता है प्रतिबिंब के लिए। मतलब 1 के लिए 5, 2 के लिए 4, 3 के लिए 3, 4 के लिए 2 और 5 के लिए 1। तो आप लोग एक बात यहाँ पर जान रहे होंगे, 1 मैंने किसको बोला, अनंत के लिए बोला। तो 5 किसके लिए बोला है, फोकस के लिए बोला है। इसका मतलब है कि जब वस्तु को मैं अनंत में रखूँगा तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। इसका मतलब है यदि आप प्रतिबिंब, है ना, यदि सब लेंस के सामने बन रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि वस्तु जो होता है लेंस से बहुत दूरी पर रखी गई है। तो बहुत दूरी मतलब अनंत पर रखी गई है। जैसे जैसे आप लेंस की ओर बढ़ते हैं, वस्तु को आप लेंस की ओर बढ़ाएंगे, यू को आप जैसे जैसे, है ना, घटाते हैं, लेंस की ओर ले जाते हैं, तो प्रतिबिंब जो होता है वो लेंस से दूर भागता है ना। वस्तु को आप लेंस की ओर ले जाइए, प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा। मतलब दोनों की गति जो होती है जस्ट एक दूसरे के विपरीत होती है, उल्टा होती है बच्चों। तो दूसरा स्थिति आप देखें कि एफ और
है ना, एफ और सी के बीच में होता है। तो आप खुद बता सकते हैं कि चौथा स्थिति क्या होगा। आप देख पा रहे हैं चौथा स्थिति यहाँ होगा सी और एफ के बीच में होता है। सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी। तीसरा स्थिति खुद सी है वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है बच्चों। चौथा स्थिति जो होता है वो बच्चों सी और एफ के बीच में होता है बच्चों। तो इसके लिए प्रतिबिंब दूसरा स्थिति देखते हैं, अनंत और सी के बीच में बनेगा नहीं। और पांचवा स्थिति जो होती है वो एफ पर होती है, तो प्रतिबिंब 1 नंबर अनंत पर बनता है। आप देख पा रहे हैं उल्टा है कि नहीं। इस पर देखिए अनंत, यहाँ पे दोनों को देखिए ये अनंत है, उल्टा है, जस्ट उल्टा चल रहा है। सिर्फ आप एक श्रेणी को याद कर लीजिए कि अनंत होता है, उसके बाद अनंत और सी के बीच में होता है, उसके बाद सी होता है, सी और एफ के बीच में होता है, और एफ के बीच में होता है कि नहीं, एफ होता है। तो ये श्रेणी को यदि आप याद कर लीजिए तो कहीं भी प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाएगा तो जस्ट तुरंत आप लोग जो है उसका उल्टा बनाइएगा और बता दीजिएगा वक्रता केंद्र में है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में बनेगी, अनंत और सी के बीच में रखा जाएगा तो सी और एफ के बीच में बनेगी। तो इस प्रकार को आप लोगों को याद, तो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम को आप लोग याद कर लीजिए, है कि नहीं। इस नंबर को यदि याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो पहला क्या है बच्चों, अनंत है, दूसरा अनंत और सी के बीच में होता है, तीसरा है ना सी में होता है, चौथा सी और एफ के बीच में होता है, और पांचवा एफ में होता है। तो ये श्रेणी यदि आपको याद हो जाएगी तो आप लोग कहीं भी आप लोग तुरंत इसका प्रतिबिंब निर्माण आप लोग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। तो हम लोग पहला स्थिति देखते हैं बच्चों। तो पहला स्थिति आप लोग जानते हैं कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल लेंस में हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा देखिए एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है, और ये जो है उसका मुख्य अक्ष है बच्चों। तो मैंने कहा था कि अनंत से आने वाली किरणें जो होती है कुछ देखिए इस प्रकार होगी। मान लीजिए कि अनंत से कोई वस्तु जो है से प्रकाश की किरणें आ रही है, आप लोग जान रहे हैं अनंत पर जैसे चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, नहीं तो वो अनंत पर होता है बच्चों। तो वो कुछ इस प्रकार जो है एक दूसरे को काटेगा बच्चों, यहाँ से अपवर्तित होती है और यहाँ पर चले जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है बच्चों वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी, दूसरी प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है और दोनों को इस बिंदु पर काटती है और प्रतिबिंब एफ पर बनाती है। तो इसका मतलब ये बिंदु जो होगा हमारा वो एफ होगा बच्चों, है ना। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होती है, आप देख पा रहे हैं कि पहला जो होता है प्रतिबिंब तो वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है तो उल्टा प्रतिबिंब। और तीसरा नंबर में होता है छोटा प्रतिबिंब होता है कि नहीं, ये छोटा प्रतिबिंब होता है। ये तीन बातों को आप लोग याद रखिएगा। ये छोटा प्रतिबिंब को उत्तल लेंस सिर्फ एक ही स्थिति में जो होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, बाकी उत्तल लेंस सभी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। दूसरा नंबर का जो स्थिति होता है बच्चों वो अनंत और, है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। चलिए हम लोग बच्चों इसको देखेंगे कि कैसे बनता है इसका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक उत्तल लेंस है बच्चों मेरे पास, ये इसका द्वारक है और ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, नहीं, और यहाँ पर भी होगा, जहाँ पर भी होगा हम लिख देंगे क्योंकि अभी फोटो स्पष्ट रूप से मेरा नहीं बन पा रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्तु यहाँ पर रखी गई है, अनंत और सी के बीच में वस्तु रखी गई है, इससे प्रकाश की किरणें आएगी चलेगी, है ना, और अपवर्तन के बाद जो होता है वो एफ से होकर के गुजरेगी, इस प्रकार गुजरती है। तो इस बिंदु को हम लोग जानते हैं कि एफ ही हम लोग कहेंगे। देखिए इधर का इंडिकेशन इसलिए नहीं दिए बच्चों ताकि मेरे को फोटो बनाने में दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए यहाँ से अब हम इसको देखेंगे, यहाँ से होकर के जब प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी ये, तो दोनों एक दूसरे को काटती है बच्चों, इस प्रकार काटेगी, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर काटेगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं वस्तु बड़ा है ना, और प्रतिबिंब उसका छोटा हो गया। तो यहाँ पर यदि सी होगा तो दोनों के बीच में प्रतिबिंब बनेगा।
नहीं, तो इसका मतलब है कि वस्तु को यदि हम लोग अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन रहा है बच्चों। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? सबसे पहला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक रूप से कट नहीं रहा है प्रकाश। दूसरा नंबर में उल्टा होगा, और तीसरा नंबर में छोटा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। छोटा प्रतिबिंब होगा, आप खुद यहाँ देख पा रहे हैं कि वस्तु बड़ा है और उससे छोटा है यहाँ पर वस्तु। नहीं, तीसरा नंबर में क्या होगा? जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चों, देखते हैं। चलिए वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये मेरा उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक हो गया बच्चों, इस प्रकार इसका द्वारक हो गया, ये इसका द्वारक हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष है। नहीं, ये एफ है और यहाँ पर ये सी है। अब इधर हम फोटो बनाएंगे, चित्र बना करके फिगर बनाने के बाद वहाँ पे इसका नाम देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही है, जो कि अपवर्तन के बाद एफ से होकर के गुजरेगी, और दूसरी जो किरणें जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है। दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर काट के यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगी। तो जिस बिंदु पर कटता है वही सी होगा, है ना। ये पहले ही हमको लिख देना चाहिए, लेकिन यहाँ पेन से बना रहे हैं बच्चों फोटो, ना इंच है ना स्केल है, कुछ भी नहीं है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं काटने के बाद उसका नाम लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन वास्तविक में ऐसी होती नहीं है बच्चों। ये देखिए, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, और दोनों का साइज देखिए लगभग बराबर है। नहीं, तो इसमें भी इसका प्रकृति जो होता है वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पर छोटा नहीं हो करके यहाँ वस्तु के बराबर होता है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आपको 3 कंडीशन मैंने दिखाया है कि नहीं। पहला कंडीशन आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या था? पहला कंडीशन अनंत पे रखे थे तो इस प्रकार प्रतिबिंब बना। दूसरा कंडीशन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो इस प्रकार प्रतिबिंब बना। तीसरा कंडीशन जब मैंने वक्रता केंद्र पे रखा तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखिए, चौथा नंबर का कंडीशन हमारे पास क्या है कि वस्तु को मैंने कहाँ रखा? वस्तु को रखा है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। देखिए, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में मैंने रखा। देखता हूँ इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास उत्तल लेंस है, इस प्रकार उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है, आप देख पा रहे हैं, ये इसका फोकस है, ये इसका सी है, और वस्तु को अब मैंने यहाँ पे रखा है। नहीं, अब इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएगी और ये एफ से होकर के गुजरती है, ये बात मैं जानता हूँ। यहाँ मेरा एफ है, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के मैं इसको गुजारता हूँ, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार। तो यहाँ एक दूसरे को काटता है और प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर वो करता है। नहीं, तो ये वस्तु है और आप देख पा रहे हैं वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर वस्तु क्या हो गई? इसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये रियल इमेज है, नहीं उल्टा है, और क्या है? और बड़ा प्रतिबिंब है बच्चों, ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये कंडीशन था एफ और सी के बीच में। तो चलिए हम लोग पांचवा कंडीशन जानते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है कि जब प्रतिबिंब कहाँ हो? मुख्य फोकस पर होता है। तो जब वस्तु को जब हम लोग मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले एक मैं लेंस बना लेता हूँ, उत्तल लेंस इस प्रकार, है ना। और ये इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? द्वारक हो गया। ये मुख्य अक्ष है बच्चों, है ना। यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। एक वस्तु को मैंने एफ पर ही रख दिया है और इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, नहीं, और ये इससे अपवर्तन के बाद इस प्रकार गुजरेगी, एफ से होकर ही गुजरती है, ये एफ हो गया। और दूसरी प्रकाश की किरणें इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही किरणें एक दूसरे के समानांतर हो गया बच्चों, एक दूसरे के समानांतर हो गया। तो बताइए अब ये कहाँ कटेगा? ये अनंत पर जाकर के कटता है, ये अनंत पर एक दूसरे पर जाकर के काटेगा और प्रतिबिंब को वहाँ पर बनाएगा। तो प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कि अनंत कहाँ होगा? बहुत नीचे जाएगा वो, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब है कि वास्तविक होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक होगा।
उल्टा होगा, और कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो लास्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, जो एक्सेप्शनल कंडीशन जो होता है वो बच्चों उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। देखिए कौन सा कंडीशन है इसमें, कि जब हम लोग कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, मुख्य फोकस है कि नहीं, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हम लोग रखते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ये मेरा सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी है। ये मेरा सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी है, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम लोग कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है बच्चों, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग घर में भी यूज़ किए होंगे, है कि नहीं। अक्षर को छोटे छोटे या छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी है। उसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों, कि जब हम लोग वस्तु को कहाँ रख देंगे, कि मुख्य फोकस और है ना, प्रकाशी के केंद्र के बीच में हम लोग रखते हैं, एफ है ना। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वस्तु को रख दिया, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है इस प्रकार, नहीं, और ये ऐप से होकर के गुजरती है, इस प्रकार ऐप से होकर के गुजर जाती है, इस प्रकार ऐप से होकर के गुजरती है ना। दूसरी किरणें जो होती है बच्चों, वो मुख आप जानते हैं कि प्रकाशी केंद्र से होकर के गुजरती है, तो वो यहाँ से होकर के बच्चों गुजरती है, इस प्रकार गुजरती है। तो दोनों तो वास्तविक रूप से कटेगा नहीं, तो जब दोनों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊंगा, इस प्रकार मैं जब दोनों को पीछे की ओर बढ़ाता हूँ, इस प्रकार जब हम पीछे की ओर दोनों को बढ़ाते हैं बच्चों, इस प्रकार जब देखेंगे तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब है कि उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है बच्चों, यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु कितनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है ना, इसका जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। घर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए या छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए, है ना, इस प्रकार। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ और ओ के बीच में रखते हैं, तो ये जो है उस वस्तु का बहुत आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है वो यहाँ पर बनाता है ना। तो इसका प्रकृति क्या होगा बच्चों, देख पा रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तो है नहीं, ये आभासी प्रतिबिंब है। अब उत्तल लेंस के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, कि जिसमें वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो क्या है, एफ और ओ के बीच में रखने पर, मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तो वो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत आवर्धित, है कि नहीं, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो एक बच्चों तो याद रखिए, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा, है नहीं, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज देखा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण प्रक्रिया को देखा। तो आज काफ़ी समय हो गया है बच्चों, वीडियो को अपलोड करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होता है। तो आज इतना ही जो होता है कह करके जो है इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। फ़िलहाल आप लोग एक बात ध्यान में और रखिए कि वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है बच्चों तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार तक वीडियो को देखिए और उसे समझने का प्रयास करिए। और वैसे बच्चों जो कि अच्छे क्लास में, अच्छे टीचर के संगत में या फिर अच्छे पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे यह वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से पढ़ पाएँ, अच्छी तरह से समझ पाएँ फिजिक्स को, है ना। तो और जो बच्चे मेरे क्लास में नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसे जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत आप लोगों के पास भेजूँगा। तो आज इतना ही कह करके मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। हेलो बच्चों, आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों का रात्रि शुभ हो, आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सदा हंसते रहें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बच्चों बहुत 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 धन्यवाद, है ना। थैंक यू बच्चों।